जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉ विद ज़ाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। आप इसके फॉर्मेट से बखूबी वाकिफ हैं। ये आप लोगों के भेजे हुए जो सवालात हैं, उनकी रोशनी में तरतीब देता हूँ, जो आप मुख्तलिफ ज़राए से मुझसे पूछते हैं। कोशिश ये होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये मुख्तसिर दुरानिये का प्रोग्राम होता है और मेरी फिर ये ख्वाहिश होती है कि जो सवाल कोई करता है उसके ऊपर उसको इतना तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए, ताकि कम से कम उस बंदे को ये पता चल जाए कि वेयर ही और शी स्टैंड्स और उनको फ़ायदा हो। अब अगर 2-2 सेकंड के अंदर मैं सिर्फ़ हाँ, ना में जवाब दूँ तो वो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। क्योंकि ये ब्रीफ दुरानी का प्रोग्राम होता है, इसलिए कोशिश होती है कि जितने भी सवालात ले सकूँ, वो आपको उसके जवाब देता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि अगर किसी वजह से आपका सवाल रह गया है, तो वो ज़ाया नहीं जाता, उसको अगले प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अगेन जिन दोस्तों ने अभी ज़ेडएमसी टीवी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त ये है कि वो ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब जो है उसको वो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं लॉ से रिलेटेड, वो आप लोगों तक पहुँच सके। ये एक सदका जारिया है। देखें, अपने टाइट स्केड्यूल में से टाइम निकालता हूँ आप लोगों की खिदमत के लिए, और मेरा कोई मकसद नहीं है। सिर्फ ये होता है कि जी एक बेहतर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग तक पहुँच जाए, ताकि उससे आपका फ़ायदा हो और आप का जो कीमती वक़्त, सरमाया और मेहनत, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी बच जाएँ। ठीक है? लिहाज़ा जनाब, आप ना सिर्फ़ ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब को आप खुद सब्सक्राइब करें, बल्कि आपके ये जो दोस्त, अहबाब, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताएँ, ताकि जितनी इन्फॉर्मेशंस ऐसे आप लाएँगे, उतना ही हमारे दोस्तों को उसका फ़ायदा पहुँचेगा। जैसा मैंने कहा है कि अब मेरी कोशिश ये होती है, पिछले आपने 3-4 प्रोग्राम्स में देखा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सवालात जो हैं उनको जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। जी, चलते हैं जनाब अपने सवाल की तरफ। ये सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, कि उन्होंने पूछा है जी कि मैं अ, काम नहीं कर रहा, यानी मेरी जो पोज़ीशन है वो ऐसी है कि इस वक़्त मैं काम नहीं कर रहा, तो मैं अपने स्पाउस को बुलाना चाहता हूँ यूके में, उससे मेरे बच्चे भी हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं 18,600 पाउंड जो है वो पैसे नहीं भी कमा रहा, मेरी अर्निंग इतनी नहीं है, तो फिर भी क्या मैं अपने स्पाउस को यूके में बुला सकता हूँ? देखिए, जो स्ट्रेट वे आंसर है वो तो ये है कि जी बिल्कुल, लॉ में ऐसी गुंजाइश अब मौजूद है कि अगर आप वक़्ती तौर पर काम नहीं कर रहे, या आप जो है जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड सिर्फ वाइफ के लिए 18,600 पाउंड जो है वो आप पूरी नहीं करते, तो इसके बावजूद भी आप अंडर अपेंडिक्स एफएम एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, उसमें 2-3 चीज़ों का ख़्याल आप लोगों ने रखना है। पहली बात तो ये है कि देखें, अगर इसको हम पहले कहते थे थर्ड पार्टी सपोर्ट, यानी कोई तीसरा बंदा कहता था कि मैं इनको सपोर्ट करूँगा फाइनेंशियली, तो वो फिर बीच में जो है हुकूमत ने इसको खत्म कर दिया 2012 के बाद से, फिर अब इसको किसी नए तरीके से जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो अगर कोई ऐसा आपका माँ-बाप, भाई-बहन, कोई भी रिश्तेदार जो है, अगर वो ये कन्फर्म करता है कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है? और उसके साथ फिर उन्होंने अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट्स और अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, वो भी साथ लगाने होते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितने पैसे वो कमाते हैं, और क्या उन पैसों में से वो आपकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं। एक तो बात ये है। दूसरा फिर ये है कि जो जिस स्पाउस को आप बुलाना चाहते हैं,
अगर उसके लिए आप यहाँ पे एक जॉब अरेंज कर, यानी प्रॉपर जॉब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोटेंशियल जॉब नहीं है, यानी हकीकी जॉब जो है वो तलाश करनी है। उसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा एम्प्लॉयज जो एक लेटर दे कि जिसमें वो कहे कि जनाब ये शख्स जो है, ये इसको हमने जॉब दे दी है सब्जेक्ट टू हिज और हर एंटी क्लियरेंस एज अ स्पाउस, और अगर वो एंटी क्लियरेंस के बाद यहाँ आता है या आती है तो हम उसको ये वाली जॉब देंगे, यानी जॉब का रोल मेंशन होगा, फिर जॉब कितने घंटे की होगी, फिर आर्ली रेट उसको कितना मिलेगा, उसकी छुट्टियां क्या कितनी होंगी, ये सारी चीजें जो हैं अगर वो लेटर में जो है वो मेंशन कर दी जाती हैं तो ये भी काउंट होगा टुवर्ड्स योर मेंटेनेंस। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये अगर दो चीजें, यानी अगर थर्ड पार्टी सपोर्ट और जॉब ऑफर जो है वो मौजूद है, तो फिर आप उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस। जो है अपेंडिक्स एफएम, उसका आप सहारा लेंगे और उसके तहत आप ये एप्लीकेशन करेंगे। हाँ, अगर ऑब्वियसली बच्चे इन्वॉल्व हैं, और बच्चे ऑब्वियसली अगर आप ब्रिटिश हैं तो बच्चे जो हैं वो तो ब्रिटिश होंगे, और उनके लिए तो आपको किसी किस्म का जो है मेंटेनेंस जो शो करने की जरूरत नहीं है, तो वो बच्चों का भी आप हवाला देंगे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, तो उम्मीद है कि आपको एंटी क्लियरेंस जो है वो मिल जाएगी। सिर्फ इसमें ये आपने ज़हन में रखना है कि जब अगर होम ऑफिस जो है वो अपेंडिक्स एफएम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के ऊपर आपको लीव ग्रांट करता है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आपको इंस्टेड ऑफ 5 ईयर स्पाउस वीजा पार्टनर रूट की बजाय वो आपको 10 ईयर पार्टनर रूट पे आपको डाल दें, यानी हर 2.5 ईयर के बाद फिर आपको एक्सटेंशन करानी पड़ेगी, और फिर जब आपके 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे तो फिर आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी आईएलआर जो है वो मिलेगी। उसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस पे आ जाते हैं यहाँ पे और फिर काम शाम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर और आप अगर फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड पूरा करते हैं तो फिर आप उसको स्विच कर सकते हैं 5 ईयर्स रूट के ऊपर। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल जो है, लेकिन बाकी जो रिक्वायरमेंट है जैसे मैंने कहा कि आपको इंग्लिश टेस्ट जो है वो पास करना है, और इसी तरीके से ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो लगाने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे रहाइश के लिए जो उनकी अकोमोडेशन के बारे में जो डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रॉपर्टी असेसमेंट रिपोर्ट चाहिए, लैंड रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट चाहिए या डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर टेनेंसी एग्रीमेंट चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो चलने ही चलने हैं। सिर्फ ये एप्लीकेशन जो है ये होगी अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अपेंडिक्स एफएम। तो आई होप कि आई आंसर योर क्वेश्चन के जी, आपका जो बेसिक क्वेश्चन था कि मैं काम नहीं कर रहा लेकिन क्या फिर भी मैं अपने स्पाउस को बुला सकता हूं, तो मेरे ख्याल में मैंने डिटेल में आपको ये बता दिया है कि जी आप बता सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ लॉ है और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होगी, तो इसलिए किसी ऐसे शख्स से एक दफा आप कंसल्टेशन जरूर ले लें, और उसके बाद जो है ये आप एप्लीकेशन करें। जी बढ़ते हैं जनाब अपने अगले सवाल की तरफ। ये भी ऐसे स्पाउस वीजा से मिलता जुलता है, लेकिन उन्होंने क्या, ये सवाल ये है कि क्या यूके में रहते हुए मैं स्पाउस वीजे पे जा सकता हूँ, यानी यानी स्विच कर सकता हूँ स्पाउस वीजे के ऊपर। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं होती, जो सवाल होता है उसी को सामने रख के होती है, लेकिन एक बात जेहन में रख लें, अगर आप ओवरस्टे, ठीक है, अगर आप ओवरस्टे हैं या आप जो है वो इलीगल एंट्रेंट हैं, यानी आप वीजे के बगैर रह रहे हैं, तो उस सूरत में तो आप यहां से स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी उस पे नहीं जा सकते। उसमें जो पहली हजर या पहले जो उसमें प्रॉब्लम आपकी आएगी वो तो ये हो सकती है कि आपकी शादी जो है वही यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होगी। हाँ, अगर आप कोई इस्लामी मस्जिद में से निकाहनामा लेके उसकी
बेस के ऊपर स्पाउस वीजा पे जाना चाहे तो वो नहीं होता। स्पाउस वीजा ये है 5 ईयर रूट वाला, ठीक है। उसके लिए यानी अगर आपके पास वीजा नहीं है, ओवरस्टे है, या आप जो है वो इलीगल हैं, तो फिर आप उस पे स्विच नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी और जो रीजन हो सकती है, ये भी बड़ी दफा पूछा गया है, फिर भी बता देता हूं। देखें, अगर आप विजिट वीजे के ऊपर है, यानी सिर्फ फैमिली विजिट वीजे के ऊपर है, तो ऐसी सूरत हाल में भी लॉ में ये कहता है कि नंबर वन, आपकी मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, ठीक है। सम टाइम हमने देखा है अपने प्रैक्टिस में कि कोई लोग जो है वो नेट से निकल जाते हैं, उनकी शादी रजिस्टर भी हो जाती है। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ बैठा हूँ सिर्फ आपको लॉ बताने के लिए, तो लॉ में ये है कि जो बंदा यहाँ विजिट वीजे पे आएगा, उसकी यहाँ पे शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी। और अगर शादी ऑब्वियसली रजिस्टर्ड जो है वो नहीं होगी, तो वो फिर कैसे जो है वो स्पाउस वीजे के ऊपर उसको जो है वो करेगा, स्विच करेगा, उसके ऊपर जाएगा। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर सपोज करें कि अब कोई शख्स जो है वो स्टूडेंट वीजे पे है, यानी प्रॉपर उसके पास लीव टू रिमेन है एज अ स्टूडेंट। अब वो अगर शादी यहाँ पे करना चाहे, तो बिल्कुल उसकी मैरिज जो है वो भी रजिस्टर्ड हो जाएगी, और उसके बाद उसको वापस जाने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ रहते हुए ही एक नई एप्लीकेशन करेगा अपने स्टूडेंट वीजे को स्पाउस वीजे पे कन्वर्ट करने के लिए, स्विच करने के लिए, तो वो हो जाएगा। रिक्वायरमेंट उसको वही स्पाउस वीजे वाली ही दिखानी पड़ेगी, यानी 18,600 की फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड जो है वो आपने देखना है। इसी तरीके से बाकी इंग्लिश टेस्ट भी इसमें, सम टाइम ये भी चले बीच में बात, लोग ये कहते हैं जी कि यहाँ पे रहते हुए भी इंग्लिश टेस्ट की जरूरत है। जी, जब भी आप स्पाउस वीजे के लिए इनिशियल एप्लीकेशन करेंगे, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको A1 लेवल का जो टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा, और वो पास करना जरूरी है। चाहे आप यहाँ से एप्लीकेशन पहली कर रहे हैं, या आप एंटी क्लियरेंस की एप्लीकेशन करनी है, दोनों सूरतों में ये है। अच्छा, फिर अब स्टूडेंट की जब बात कर रहा था, तो वो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने यहाँ से डिग्री की हुई है और तो वो फिर आप इंग्लिश टेस्ट से एग्जाम्प्ट हैं, वो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिग्री नहीं है, सम टाइम डिप्लोमा किया है या कोई और छोटा मोटा कोर्स किया है, तो वो आपको एग्जाम्प्ट नहीं करता। हाँ, आपने डिग्री की है, मास्टर किया है, तो फिर आप जो है वो एग्जाम्प्ट हो सकते हैं, इसलिए अपने, तो स्टूडेंट जो है वो भी स्विच कर सकता है। दूसरा फिर ये है कि अगर आप और किसी कैटेगरी में लॉफुली इस कंट्री में रह रहे हैं, जिसमें आपका स्टे जो है वो 6 महीने से ज्यादा है, मसलन आप वर्क रिलेटेड कैटेगरी में, यानी टीयर 2 में है आप, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है आप, ठीक है, स्पोर्ट है आपकी, इसी तरीके से आप आर्टिस्ट है आप ऐसे वीजों पे अगर यहाँ मौजूद हैं, तो ऐसे सूरत हाल में अगर आप जो है वो स्विच करना चाहते हैं स्पाउस वीजे के ऊपर, तो वहां पे भी आप लोगों के लिए गुंजाइश मौजूद है, यानी आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो यहाँ ही यूके में रहते हुए ही आप जो है वो स्पाउस वीजे के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट वही सारी, वो जो मैंने अभी बताई है वो सारी आपने, आई होप कि इस सवाल का जवाब जो है वो भी यहाँ पे हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो है जी उसकी तरफ चलते हैं, वो ये है कि यूके में आने के कितने देर बाद असाइलम के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए। बड़ा क्रूशियल सवाल है जी। इसके लिए देखें कि असाइलम का लॉ क्या कहता है। असाइलम का लॉ ये कहता है कि यू मस्ट क्लेम असाइलम एट योर फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, कि यानी जब भी आपको मौका मिलेगा, पहला मौका आपको मिलेगा, आप फौरी तौर पर आप असाइलम क्लेम करें, ठीक है जी। अब इसके ऊपर एक ट्रीटमेंट ऑफ क्लेमेंट एक्ट है, उसमें कहा गया है कि अगर आप फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी जो है उसके ऊपर अगर आप अपना असाइलम क्लेम नहीं करते, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सीरियसली डैमेज, ठीक है। अब असाइलम के जितने भी केसेस होते हैं, उसमें तो सक्सेस के चांसेस आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर होते हैं, यानी क्रेडिबिलिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल।
क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि आप कितना सच बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो इसलिए यूके के अंदर जब भी आप आए तो असूलन तो ये है कि अगर आप आ गए हैं तो आप एयरपोर्ट के ऊपर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है आप उसको उसको बताना चाहिए कि जनाब आप यहाँ पे इस पर्पस, क्योंकि सब वो पूछते हैं आपसे कि जनाब किस पर्पस के लिए आप आए हैं, तो अगर आप फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो आपको वहां मिल जाती है, लेकिन किसी वजह से अगर वहां आप नहीं कर सके तो फिर आपने जो मैंने कहा बेसिकली कि जो फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी होगी उसमें उसमें आप जो है वो अप्लाई करेंगे, असाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिले होता है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल में सारा दिन बोल बोल के थोड़ा गला जो है वो भी ड्राई हो जाता है, और सम डेज जो होते हैं वो टफ होते हैं ऑफिस में। और आपको पता है कि हमारा वकीलों का काम तो होता ही बोलना है सारा। तो उसमें जो मैं आपसे कह रहा था कि लेट्स सपोज करें कि कोई एक शख्स जो है वो आया है, विजिट वीजा पे आ गया है, और उसका प्लान ये था कि हो सकता है कि मेरे हालात यानी उसके उसको मसला तो है वहां पे बैठने में, लेकिन उसके ज़हन में था कि अगर हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है 2 3 4 महीने के अंदर कि हालात वहां पे ठीक हो जाएं तो मैं वापस से चला जाऊंगा या चला जाऊंगी। अब वहां पे कोई और ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि ये बावर कराता है कि हालात जो है वो बेहतर होने की बजाय खराब हो, तो ऐसी सूरत हाल में वो फिर ऑब्वियसली उस वक्त करेगा साइलम, और वो फिर उसमें रीजन बताएगा, क्योंकि ये सवाल हमेशा फिर पूछता है जो वहां पे होम ऑफिस का ऑफिसर इंटरव्यू कर रहा होता है कि आपने वहां क्यों नहीं की। तो आपके पास एक अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है वो मौजूद होनी चाहिए कि आपने फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे असाइलम क्यों नहीं की। आई होप कि जो सवाल जो था उनका सिर्फ यही का कि कितनी देर के बाद हमने अप्लाई करना होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने फौरी तौर पर जो है वो आपने अप्लाई करना है। अगर एयरपोर्ट पे हैं तो पर आप एयरपोर्ट पे ही आप अप्लाई करना है। अच्छा जी, ये भी आप असाइलम से रिलेटेड है, वैसे ये जनरल किसी ने पूछा है कि जी कि असाइलम सीकर के लिए कोई नए रूल्स या लॉज जो हैं वो लाए जा रहे हैं, तो वो कौन से हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट है, ये जो हमारा रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसकी जो स्पिरिट है यानी उसकी जो रूह है उसको सामने नहीं रखा जा रहा, और उस के बगैर जो है वो नई लेजिस्लेशन जो है वो की जा रही है। एक नया जो बॉर्डर एक्ट जो है वो लाया जा रहा है, जो कि जिसमें ये कहा गया है कि जी देखिए, हम primarily जो है वो हम थ्रू प्रॉपर चैनल हम रिफ्यूजीज को लेंगे। यानी फिर इसका मतलब ये है कि ये जो यूएनओ के कैंप्स होते हैं, जैसे इन्होंने किया है यहाँ से, सीरिया से लिए हैं, लिबिया से लिए हैं, इस तरह से और दीगर जगहों से। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है वो जो कैंप्स होंगे वहां से हम लोगों को लेंगे और फिर उनको यहाँ पे हम सेटल करेंगे। इसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि जी जो असाइलम सीकर कानूनी तौर पर यहाँ आएंगे, हम उनका जो है केस जो है वो डिफरेंट तरीके से हम करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि हाँ, वो लोग जो कि इलीगल तरीके से यानी कोई बोट के जरिए से, गाड़ी के जरिए से, लारी के जरिए से जो है वो आएगा, तो उसका केस जो है उसके लिए टफर क्राइटेरिया जो है वो रखा जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी जनाब लाया जा रहा है कि जी अच्छा, जब आपका असाइलम क्लेम होगा तो आपको जो है वो ऑफ शोर्स जो कैंप होंगे यानी जो वहां पे सेंटर बनाए जाएंगे वहां पे रखा जाए।
अभी तो आजकल जो है ऑब्वियसली होटल्स वगैरह जो है उसमें रखा जा रहा है, क्योंकि जो बड़े इनके अकोमोडेशन सेंटर हैं उस पे तो अब ऐसा सहूलतें मौजूद नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो बनाएंगे वो सहूलतों वाले जनाब कैंप्स, और वहां पे हम रखेंगे उन लोगों को, और वो जो है वो वहां पे उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि उनका केस जो है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, और वो वहां पे जो है वो उनके अपील राइट्स जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। तो ये हम एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हम ये समझते हैं कि ये तो इंसान की जो आजादी है उसको सल्ब करने के मुतरादिफ होगा, कि आपने एक शख्स जो वहां पे जो है अपनी जान बचा के भाग के आया है प्रोसिक्यूशन से, आपने उसको यहाँ पे आके फिर बंद कर दिया कि अच्छा भाई इधर ठहरो ना, आपको खाना चाना हम थोड़ा बहुत दे दिया करेंगे और बस कमरे में जाके सो जाओ, बस ये तुम्हारी जिंदगी है ना। वैसा तो नहीं है कि वो बंदा कहीं जा नहीं सकता, किसी से मिल नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। तो ये भी एक मुनासिब नहीं है। एक जो और बड़ा जो इसमें फैक्ट है वो ये है कि वो कहते हैं जी कि क्योंकि होता इस तरह से है कि जब किसी फेल असाइलम सीकर को डिपोर्ट किया जाता है या करना होता है, तो उससे पहले जिस भी कंट्री का वो नेशनल होता है उससे इजाजतनामा लेना पड़ता है। ठीक है। अब कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां जिसमें होम ऑफिस को ये शिकवा है, शिकायत है कि जी वो अपने नेशनल जो हैं उनको वापस नहीं लेते, या उनके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनाने में उस तरीके से जो है वो मदद नहीं करते, हेल्प नहीं करते, बहुत टाइम जो है वो लगा देते हैं। तो इसका हल जो है वो बड़ा अजीबो-गरीब सा अब वो जो है वो करना शुरू कर दिया है इन्होंने, जो प्रपोज किया है इस बिल के अंदर। वो ये कहते हैं कि जी देखें, वो कंट्री जिन जो अपने जो है वो नेशनल्स को जो फेल्ड असाइलम सीकर होंगे या जो इलीगल एंट्रेंट होंगे या जिनके पास भी ओवरस्टे हुए होंगे, जिनको हम वापस भेजना चाहेंगे, अगर वो उनको नहीं लेंगे तो ऐसे सूरत हाल में हम उन कंट्रीज के जो बाकी के वीजा प्रोसेसेस प्रोसेसिंग टाइम है वो हम स्लो डाउन कर देंगे, या फिर वर्स कम वर्स सिनेरियो में ये भी इन्होंने कहा है कि हम उन कंट्री से वीजा एप्लीकेशन ही लेनी बंद कर दें। विच अगेन मैं समझता हूं कि ये जो है ये अगर ऐसा बिल पास भी होता है तो उस सूरत हाल में उसको चैलेंज किया जा सकता है कि देखिए, अब अगर किसी ने स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करना है या यहाँ अपने बच्चों को मिलने के लिए विजिट वीजा अप्लाई करना है, तो आप वहां पे एप्लीकेशन ही बंद कर दें, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता ना। क्योंकि आप किसी एक चीज को सही करने के लिए दूसरी चीज जो है वो खराब नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है ये हो रही हैं जो इस नए जनाब नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स बिल जो है इसके अंदर ये जो किया जा रहा है। तो लेकिन ये है कि आप ZMC टीवी जो है, इसलिए मैंने जैसे शुरू में कहा कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी भी फिर अपडेट्स होती हैं, जो ही कोई ऐसी मेजर अपडेट आती है तो वो मैं सबसे पहले इसी प्रोग्राम के तवज्जो से आप लोगों के सामने रख देता हूँ, या अगर लेट हूं तो फिर मैं फौरी तौर पर उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बना के छोटी मोटी वगैरह जो है वो मैं ZMC टीवी यूट्यूब के ऊपर लगा देता हूँ ताकि वो आपको उसका फायदा हो। तो इसमें भी जो फर्दर अपडेट होंगी असाइलम के हवाले से, क्योंकि अभी बाकी चीजों को तो इन्होंने कर लिया, अब जो हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो सिर्फ अब जो हमारे रिफ्यूजी हैं उनके पीछे जो है वो लगे हुए हैं, उनके लिए कैसी जो है हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि कोई बंदा जो है वो यहाँ पे आए ही ना। आई होप कि इसके बाद जैसे मैंने कहा कि मैं आपको जरूर जो है वो इसके बारे में बताता चला जाऊंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके ऊपर पहले भी बात हुई थी, लेकिन फिर यही बात है जी कि जो एसेट्स होते हैं स्पाउस के, उनकी डिवीजन जो है वो कैसे होगी, अगर मैरिज डिडंट वर्क, ठीक है, तो वो फिर कैसे आप नहीं, ये क्योंकि एक बड़ा इसके ऊपर वैसे ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है, मेरी कोशिश होगी एक दिन एक और वीडियो जो है वो सिर्फ इसके ऊपर बना के आप लोगों के सामने पेश करूं। लेकिन मोटी मोटी बात यह है, मोटी मोटी बात यह है
सबसे पहले तो ये आप ज़हन में रख लें कि आपका जो शादी है वो यूके के अंदर कानूनी तौर पर रिकॉग्नाइज़ होनी चाहिए। अगर आपकी मैरिज जो है वो कानूनी तौर पर रिकॉग्नाइज़ नहीं है, तो आप किसी किस्म के जो शेयर है एस्टेट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर आप जो है वो उसमें हिस्सेदार नहीं, ठीक है? ये अपने ज़हन में रखें। इसके ऊपर तो अब हायर कोर्ट के डिसीजन जो हैं वो भी आ चुके हैं। तो पहले तो आपने ये देखना है कि क्या आपकी जो मैरिज है, बेशक आप इंडिया से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं और शादी वहाँ आपने रजिस्टर की हुई है, तो वो शादी यहाँ पे रिकॉग्नाइज़्ड है। उसको यहाँ पे दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप कानूनी तौर पर आपकी शादी रिकॉग्नाइज़ है, तो फिर आप जो है वो उसको करेंगे। दूसरा दूसरा उसमें जो है वो ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं, जो कि कोर्ट जब डिवाइड करती है इन इस ये एंग्ज़ायटी रिलीफ एप्लीकेशन होती है कि एसेट्स कैसे डिवाइड होने हैं। सबसे पहले जो है वो तो कोर्ट जो है वो दोनों फ्रीकैन से उनकी तमाम एसेट्स की डिटेल माँग लेती है। कि आपकी गाड़ी कौन-सी है, बैंक में पैसे कितने हैं, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे कितनी है, ओवरसीज़ में आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कितनी है। तो आपको सारी डिटेल्स जो है वो कोर्ट के सामने रखनी दोनों फ्रीक हैं, ठीक है? सिर्फ एक फ्रीक नहीं, दोनों फ्रीक हैं को यानी जो पिटिशनर होगा वो भी और जो रिस्पोंडेंट होगा दोनों को तमाम। अगर बीच में से कोई चीज़ छुपाता है और जो आपको समझ आती है कि नहीं इसने छुपाई है, तो वो भी आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि नहीं ये फुल डिस्क्लोज़र नहीं हुआ, इसने ये चीज़ें जो है वो छुपाई है और कोर्ट जो है दूसरे फरीक को फ़ोर्स कर सकता है कि वो सही जो है वो ट्रू डिस्क्लोज़र जो है वो करे। तो फिर इसमें जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, देखें रूल ये है 50-50 लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये रूल ऑफ थंब है वैसे कि 50-50 होगा, लेकिन मैंने तो अपने प्रैक्टिस में बहुत कम देखा है कि बल्कि देखा मैंने तो नहीं देखा है कि 50-50 मिला हो। उसमें ये है कि कोर्ट ने बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो देखने होते हैं। जैसे मसलन ये है कि मैरिज की अपनी एज कितनी है। देखें अगर मैरिज जो है वो 6 महीने की है, साल की है, ठीक है? तो वो ऑब्वियसली उसमें तो फ्री कैन की जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। अब एक शादी जो है वो 20, 25, 30 साल की है तो उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा है। इसी तरीके से फिर दोनों जो फरीकैन हैं उनकी उम्र कितनी है, उनकी जो एज है वो क्या है। इसी तरीके से फिर दोनों फरीकैन जो है उनकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है? क्या कोई प्रोफेशनल है, कोई हाउसवाइफ है या हस्बैंड है या इस तरह से है, वो अर्निंग कैपेसिटी जो है वो भी देखी जाती है। फिर इसी तरीके से देखा जाता है कि किसका लाइफ़स्टाइल क्या है, ठीक है? अगर जिसका लाइफ़स्टाइल लैविश उसने गुज़ारा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसकी जो ज़रूरियात हैं, नीड्स हैं, वो भी ज़्यादा है, ठीक है? इसी तरीके से फिर देखेंगे हाउसिंग नीड किसकी ज़्यादा है, ठीक है? इस तरह ये देख बहुत सारे ये नहीं मैंने कहा है कि फैक्टर्स देखे जाएगा, इसमें देखा जाएगा कोई डिसेबिलिटी को देखा जाएगा इस तरह से और तो ये देखा जाएगा कि जी क्या फैक्टर जो है वो है। तो उसके बाद जो है वो कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि किसको कितना शेयर जो है वो मिलना है, ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सारे हैं लेकिन सम टाइम ये होता है कि अगर आप समझते हैं कि मतलब सपोज़ करें कि आपने घर के डिपॉज़िट के लिए पैसे दिए थे, ठीक है? वो आपका एक और तरह से राइट क्रिएट करता है। यानी इसका मतलब ये होगा उस प्रॉपर्टी के अंदर आपके बेनिफिशियल राइट भी है। वो एक तो ये हो गया ना कि ये जो आप मैट्रिमोनियल होम राइट की बात कर रहे हैं, यानी वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने पैसे डाल दिए उसके अंदर डिपॉज़िट के तौर पर या आपने मॉर्गेज जो है वो पे की है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आप बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसमें होगा और उसको आप अलग से क्लेम भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं फिर इंशाल्लाह किसी दिन जो है वो मैंने बताया कि तफ़सील से सिर्फ़ इसी के ऊपर बात करूँगा क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी दोस्तों आपको पसंद आएगा और आपके जितने भी सवालात थे उनके मैंने बड़ी डिटेल में जो है वो जवाब दिए हैं। जाने से पहले आपसे रुखसत होने से पहले फिर आपसे दरख्वास्त ये है कि ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपको बहुत ज़्यादा मालूमात जो है वो फ़राहम करेगा। टिल नेक्स्ट थर्सडे अपना अपने गिरदोनवाद के लोगों का ख्याल रखिएगा। अपने भाई ज़ाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।